तो सीरीज के स्टार्ट में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक कांड कर कर आराम से सो रहा होता है। तभी ये यहाँ पर जाग जाता है। फिर ये उठकर बैठते हुए बोलता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसकी नजर इसके बगल में एक लड़की पर जाती है जो कि इसी के साथ यहाँ पर सो रही होती है। ये इस लड़की को देखते हुए कहता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मैंने कुछ कांड कर लिया है। ये इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसके फोन में एक मैसेज आता है। ये जैसे ही अपने फोन को चेक करता है हम देखते हैं कि जाओ जिया नाम की एक लड़की ने इसे मैसेज किया होता है। मैसेज में वे कह रही होती है कि आखिर तुमने इतने लंबे समय से मुझे मैसेज क्यों नहीं किया है, क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी। इस मैसेज को देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या जाओ जिया आखिर ये अब भी मुझे मैसेज क्यों कर रही है। जहाँ तक मुझे याद है कि कॉलेज एंट्रेंस के वक्त ही इसने मुझे धोखा दे दिया था। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मैंने क्लियरली उसे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया था और इसने जिस तरीके से मुझे मैसेज किया ऐसे देखकर लग रहा है कि अभी हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर जैसे ही डेट को चेक करता है ये डेट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये डेट को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आखिरकार मैं पास्ट में कैसे आ गया। अब ये फिर अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ इसकी गर्लफ्रेंड जिया इसे धोखा देकर जा रही होती है। ये वहाँ पर एक दूसरे बंदे के साथ जाते हुए कहती है कि जिया हुसैन तुम मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं करते हो, देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है और तुम मेरी चिंता नहीं करते हो, तो इसीलिए अब मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ क्योंकि मुझे एक दूसरा पर्सन मिल चुका है। ये पर्सन तुमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मुझे अच्छी तरीके से समझता है और मुझे प्यार करता है। अब हम प्रेजेंट वक्त में देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे अच्छी तरीके से रखूंगा और उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगा पर उसने तो मुझे धोखा दे दिया। और ये कहता है कि जहाँ तक याद है कि वे मुझसे हर वक्त पैसे मांगते रहती थी और मैं भी कितना बेवकूफ था जो कि उसे हर वक्त पैसे देता रहता था। सच में मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पास्ट में प्यार में इतना ज्यादा अंधा हो गया था। तभी ये सब सोचते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि जियाओ जी चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। अब मेन कैरेक्टर के इस मैसेज को देखकर इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि क्या आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, क्या सच में तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। अब इस मैसेज को पढ़कर मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कहा कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। इस मैसेज को देखकर इसकी गर्लफ्रेंड को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेन कैरेक्टर क्या करना चाहता है। ये कहते हैं कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुमने जो भी कहा है उसके लिए माफी मांगो फिर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी रहूंगी। इस मैसेज को पढ़ते ही मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि घंटा मैं तुमसे माफी मांगूंगा और आखिरकार तुम्हारे साथ रहना ही कौन चाहता है। फिर ये मैसेज करते हुए कहता है कि जाओ जिया चलो ब्रेकअप कर लेते हैं और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। अब इस मैसेज को करने के बाद मेन कैरेक्टर बेड पे लेटते हुए कहता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने मेरी पिछले लाइफ में एक ऐसी लड़की से प्यार किया था जो कि बहुत ही बड़ी गोल्ड डिगर थी। मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसके सामने एक सिस्टम आ जाता है जहां इस सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने ड्रीम कम ट्रू सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। मेन कैरेक्टर अपने सामने एक सिस्टम को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ड्रीम कम ट्रू सिस्टम, आखिर ये क्या है। मेरी पिछली लाइफ में मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था, लगता है कि मेरे पास्ट में आने की वजह से मुझे एक सिस्टम मिला है। देख के ऐसा लगता है कि अब मेरा लाइफ चेंज होने वाला है। अब मेन कैरेक्टर जैसे ही सिस्टम को टच करता है इसके सामने इसकी पूरी डिटेल लिखकर आ जाती है। सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि नेम जियांग चेंग, एज 18, हाइट 142 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85 और सिस्टम के फायदे आपको हर एक सेकंड 0.1 यन मिलते रहेंगे और लास्ट में अपग्रेड एक्सपीरियंस 0। अब मेन कैरेक्टर इसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मुझे 0.1 युआन हर सेकंड मिलेंगे, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। कि तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट आपको एक न्यू गिफ्ट पैकेज मिला है, क्या आप इसे अभी ओपन करना चाहते हैं या नहीं। इस नोटिफिकेशन को देखते ही मेन कैरेक्टर इसे ओपन करते हुए कहता है कि क्यों नहीं इसे ओपन कर दो। गिफ्ट पैकेज के ओपन होते ही लिख के आता है कि कांग्रेचुलेशन आपको 10 मिलियन कैश रिवॉर्ड दिया जाता है और इसके साथ ही में आपको एक सुपर कार भी दिया जाता है और इसके साथ ही आपको एक फ्रेंडली स्कैनर स्किल दिया जाता है। और तभी मेन कैरेक्टर के सामने एक सुपर कार की आ जाती है और तभी मेन कैरेक्टर के फोन में भी एक मैसेज आता है और जैसे ही मेन कैरेक्टर अपने मैसेज को चेक करता है ये बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि मैसेज में इसके बैंक में 10 मिलियन आ गया होता है। अब मेन कैरेक्टर सिस्टम के द्वारा दिए गए रिवॉर्ड से बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि तभी इसकी नजर दोबारा से उस लड़की की ओर जाती है। ये इस लड़की को देखते हुए कहता है कि ओह मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था और आखिर ये फ्रेंडली स्कैनर क्या है, चलो इसे इसी पर चेक करते हैं। अब ये अपने स्किल फ्रेंडली स्कैनर को एक्टिवेट कर इस लड़की को स्कैन करने लगता है। अब इस लड़की को स्कैन करते ही इसकी सारी डिटेल यहाँ पर लिख कर आ जाती है कि नेम यू जियाओ जियाओ, एज 25, हाइट 165 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 93, बॉडी 94 और प्राइवेसी 1 और इसको लेकर आपके ऊपर फेबिलिटी 60% है।
है। अब सिस्टम में जियाओ जियाओ की इस इंफॉर्मेशन को देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, पर आखिर ये प्राइवेसी 1 क्या है। तो अब ये जैसे ही इसके बारे में सिस्टम में देखता है तो सिस्टम इसे बताता है कि अब तक इसने कितने लोगों के साथ कांड किया है, ये वो है। अब इसे पढ़कर मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है कि इसका मतलब है कि जियाओ जियाओ का फर्स्ट मैन मैं हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय का पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक बार में बैठा हुआ होता है। ये यहाँ पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा होता है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर इसकी फोन को नहीं उठा रही होती है। फिर ये फोन को काटते हुए बोलता है कि आज मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा था लेकिन वे भी फोन नहीं उठा रही है। फिर ये बोलता है कि उसके बाद मैं बारटेंडर पर गया था जहाँ पर मुझे जियाओ जियाओ मिली, हम दोनों ने वहाँ पर कुछ बात किया जिसके बाद हम दोनों यहाँ होटल में आ गए। इसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है कि वैसे ये सच बात है कि उसका फर्स्ट टाइम मैं हूँ, पर अभी के टाइम पे मेरे ऊपर सिर्फ उसकी फेबिलिटी 60% है, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जियाओ जियाओ ने ये सब मेरे साथ सिर्फ ड्रंक होने के कारण किया था, उसने मेरे साथ ये सब प्यार की वजह से नहीं किया। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम जियाओ जियाओ को देखते हैं, वे भी जाग जाती है और ये मेन कैरेक्टर को ऐसे परेशानी में देखकर कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम अपनी लवर को मिस कर रहे हो, सच में तुम एक ट्रू लवर हो। तभी जियाओ जियाओ की इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर इसे देखने लगता है। फिर अचानक से उसके पास जाते हुए कहता है कि नहीं तुम एकदम गलत हो, तुम गलत हो, मैं उसके बारे में याद नहीं कर रहा था। तो इस बात को सुनकर ये शर्माते हुए कहती है तो आखिरकार तुम ऐसे क्यों बैठे हुए, सो क्यों नहीं रहे हो। तभी मेन कैरेक्टर इसकी बातें सुनने के बाद इसके पास जाते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला, सच में तुम्हें देखते ही मुझे फर्स्ट साइट लव हो गया है। ये सभी बातें कर ही रहा होता है कि तभी सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आ जाता है। सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपकी स्पीड को देखकर हम आपको 2 रिवॉर्ड दे रहे हैं। रिवॉर्ड 1, अगर हो सुपर स्पीड स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं तो क्रिटिकल हिट के कारण यूज और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी। देखो यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड 1 समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर आगे बताएगा तो मैं इसे क्लियर कर दूंगा। और दूसरा रिवॉर्ड आपको एक इंजल टंग दिया जाता है, अब आपका टंग और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल और लचीला हो जाएगा। अब मेन कैरेक्टर इन रिवॉर्ड को देखकर कहता है कि वॉट, आखिरकार ये सिस्टम मुझे क्या क्या दे रहा है, पर छोड़ो चलो इस सेकंड रिवॉर्ड को अभी ट्राई कर देखते हैं। जिसके बाद ये यहाँ पर जियाओ जियाओ को किस करने लगता है। अब मेन कैरेक्टर की इस किसिंग स्किल को देखकर जियाओ जियाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिरकार इसकी किसिंग स्किल इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। ये सब सोच ही रही होती है कि मेन कैरेक्टर अपना कांड करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुबह का वक्त देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर के जागते ही उसका हाथ पैसों की गड्डी पर जाता है। ये यहाँ पर अपने साइड में इतने सारे पैसों को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी इन पैसों के बीच में मेन कैरेक्टर को एक नोट मिलता है। मेन कैरेक्टर इस नोट को उठाता है जिसमें लिखा हुआ था कि पिछले रात के लिए तुम्हारा शुक्रिया और मैंने तुम्हारी मेहनत के लिए तुम्हारे लिए पैसे रख दिए हैं। अब इसे पढ़कर मेन कैरेक्टर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि आखिरकार उसे क्या लगता है कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने कपड़े पहन रहा होता है। ये यहाँ पर कपड़े पहनते हुए कहता है कि रिवॉर्ड 2 तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन रिवॉर्ड 1 वी क्रिटिकल हिट कार्ड क्या है। इसके इतना बोलते ही सिस्टम तुरंत ही बाहर आता है और इसे बताने लगता है कि क्रिटिकल हिट कार्ड क्या है। सिस्टम बताता है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक अमाउंट खर्च करेंगे तो आपके लक के अनुसार आपको 10 गुना या 20 गुना वापस मिलेगा, हाईएस्ट आपको 50 गुना तक वापस मिल सकता है। अब मेन कैरेक्टर सोचते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, अगर मैं एक 10 मिलियन का भी कार खरीदता हूँ और उसमें बस मुझे 20 टाइम का भी वापस मिले तो मेरे पास 200 मिलियन हो जाएंगे। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, अगर मेरी इस जिंदगी में मुझे ये सब मिला है तो मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूंगा, मैं यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी के भी नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे फेमस कंपनीज है जो कि अभी तक नहीं बने हैं, मैं उन सब के फेमस होने से पहले ही उन सब को खरीद लूंगा और उन सब का मालिक बन जाऊंगा। ये सब सोचते हुए मेन कैरेक्टर नीचे आ जाता है और सीधा अपने कार के पास जाने लगता है जो कि इसे सिस्टम ने दिया था। हम सामने देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर की कार से पहले ही एक लड़की चिपकी हुई थी। ये लड़की जैसे ही मेन कैरेक्टर को दिखती है ये यहाँ पर एक सेक्सी पोज मारते हुए कहती है कि हेलो हैंडसम ब्रदर, क्या ये कार तुम्हारा है। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर इसके पास जाते हुए कहता है कि हाँ पर इसमें कोई प्रॉब्लम है। इस बात को सुनते ही ये लड़की यहाँ पर एक और सेक्सी सा पोज देते हुए कहती है कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो। मेरे फोन में एक मैसेज आया था कि मेरे घर की पाइप लीक हो रही है, तो क्या प्लीज तुम मुझे छोड़ सकते हो, मुझे जल्दी घर जाने की जरूरत है। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंडली स्कैनर का इस्तेमाल करते हुए इस लड़की को स्कैन करने लगता है। अब स्कैन करते हैं इस लड़की की प्रोफाइल मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है कि नेम चैंग ली क्यू, एज 23, हाइट 186 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85, बॉडी 88, प्राइवेसी
एक्यूरेसी 28 और आपके ऊपर इसकी फेबेबिलिटी 90 है। अब इस लड़की के प्रोफाइल को देखते ही मेन कैरेक्टर अपनी कार में जाते हुए अपने मन में कहता है कि सच में ऊपर से देखकर किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस लड़की ने 28 लोगों के साथ कांड कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना मैं कहीं पर मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगा। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर अपनी कार में बैठते हुए इस लड़की से कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मुझे मल्टीपल टाइम यूज की हुई चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। मेन कैरेक्टर के जाने के बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार इस लड़की को कैसे पता है कि मैंने 28 लोगों के साथ कांड किया है। अब इसके बाद ये यहाँ से उदास होकर जाने लगती है, जहाँ ये जाते हुए कहते हैं कि बग इतना रईस बंदा हर दिन नहीं देखने को मिलता है। ये सब सोचकर जा ही रही होती है कि तभी एक बूढ़ा प्लम्बर इसे रोकते हुए कहता है कि यंग मिस, मैंने आपकी बातों को सुना कि आपका पाइप लीक हो चुका है। मेरे पास 65 साल का एक्सपीरियंस है, मैं उस लीक पाइप को जल्द ही ठीक कर दूंगा। चिंता मत कीजिए, मैं आपसे ज्यादा चार्ज नहीं करूंगा। बोलिए, क्या आपको लीक पाइप ठीक करवाना है? अब इस बूढ़े की इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। ये इस बुढ़ाऊ को गरियाते हुए कहती है कि बुढ़ाऊ अपनी औकात में रह लो। वहीं पर इस लड़की की बातों को सुनने के बाद ये बुढ़ा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये कहता है कि आप मुझे ऐसे गरिया क्यों रही है, जब वे बंदा आपकी पाइप को ठीक कर सकता है? तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मैं उसे ठीक क्यों नहीं कर सकता हूँ? अब इस बात को सुनकर ये लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद ये इसे और भी 2 गाली देकर यहाँ से चली जाती है। अब हम पीछे इस बूढ़े को देखते हैं जो कि इसे गुस्से में जाते देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसने यहाँ पर क्या गलत कह दिया, जिसकी वजह से वे लड़की इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई और इसे गरिया रही थी कि तभी एक आदमी आकर इस पर यहाँ पर हंसने लगता है। अब इस आदमी को अपने ऊपर हंसता देखकर ये बूढ़ा बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो? ये इस बूढ़े से कहता है कि तुम्हें जानना है न कि वे तुम पर गुस्सा क्यों हो रही थी। तुम जिस लीक पाइप के बारे में सोच रहे हो, वे लड़की उस लीक पाइप के बारे में बात नहीं कर रही थी। वे किसी और ही लीक पाइप के बारे में बात कर रही थी, जिसे कि किसी और ही तरीके से ठीक किया जा सकता है। ऐसा लीक पाइप जिसे कि सिस्टम करके ही ठीक किया जा सकता है। अब इस बात को सुनकर ये बूढ़ा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद ये उस लड़की को देखते हुए कहता है कि सच में आजकल की जनरेशन तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम 2 रियल एस्टेट एजेंट को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों किसी का वेट कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक से मेन कैरेक्टर की कार इन दोनों के सामने आकर रुक जाती है। अब इस कार को देखकर ये बंदा अपने मन में कहता है, बग आज फिर से एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ औलाद आ गया, जो कि सिर्फ अपने बाप के पैसों को उड़ाता है और उसी पर उछलता है। ऐसे बंदे सिर्फ टाइम वेस्ट है, ये सिर्फ शो ऑफ करते रहते हैं। चलो मैं इस बंदे को जावू को दे देता हूँ, ये बंदा उसे ही पकाता रहेगा। अब मेन कैरेक्टर अपनी कार से उतरकर अंदर आने लगता है। अब मेन कैरेक्टर को अंधा आता देखकर ये बंदा यहाँ से जाते हुए इस लड़की जियावू को इशारों में कहता है कि ठीक है, तुम इस बंदे को संभालो, और इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। अब इस बंदे के यहाँ से जाते ही ये लड़की जियावू मेन कैरेक्टर के पास चली जाती है। ये यहाँ पर आकर मेन कैरेक्टर को ग्रीट करते हुए कहती है कि आपका स्वागत है, मेरा नाम जियाबू है और मैं इस रियल एस्टेट की एक एजेंट हूँ। मैं आपके यहाँ पर कैसे हेल्प कर सकती हूँ? इस पर मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, इसीलिए मुझे कुछ प्रॉपर्टी दिखाओ। इस बात को सुनकर जियाबू बोलती है कि ठीक है, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बजट कितना है? ये दोनों प्रॉपर्टी के बारे में ऐसे बात कर ही रहे होते कि तभी हम यहीं पर दूर में उस बंदे को भी देखते हैं, जो कि इन दोनों को देखते हुए हंसते हुए बोलता है, जियाबू सच में तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान पर मेहनत कर रही है जो कि यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदने वाला। ऐसे जो बंदे होते सिर्फ वे यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आते हैं। अब इसके बाद दोबारा से हम जियाबू को देखते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को प्रॉपर्टी के बारे में बता रही होती है। तभी मेन कैरेक्टर को समझाते समझाते जियाबू को कुछ एहसास होता है और ये बोलती है कि ओह, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। ये मेन कैरेक्टर से पूछती है कि वैसे सर, क्या आपके पास कोई डिमांड है कि जैसे आप किसी स्पेसिफिक एरिया में ही प्रॉपर्टी लेंगे? मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, क्या मुझे कोई ऐसा एरिया मिल सकता है जिसे कि रेंट पे देना आसान हो? मेन कैरेक्टर की बात सुनकर जियाबू कहती है, ठीक है सर, मैं समझ गई, आप कुछ देर वेट कीजिए। अब जियाबू की ऐसी बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर नहीं है, पर चलो ये बातें करने में तो कम से कम ठीक है, चले इसके स्टेटस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद ये अपने फ्रेंडली स्कैनर का यूज कर इसे स्कैन करने लगता है। जहाँ स्कैन करते हैं इसके सामने जियाबू की पूरी प्रोफाइल आ जाती है, जिसमें लिखा हुआ था एज 90 ईयर, हाइट 163 सेंटीमीटर, लुक 90, बॉडी 92 और पास्ट पार्टनर 0 और आपके ऊपर इसकी फेबिलिटी 50 है। अब इसके एज को देखकर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने सिर्फ 19 साल के ही एज में काम करना स्टार्ट कर दिया? मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी जाबू बोलती है कि सर, आप एक बार इस लोकेशन को देखिए, आपने मुझे जो जो कहा था उसके हिसाब
से ये लोकेशन एकदम परफेक्ट है और इस जगह की प्राइस 4 लाख से लेकर 2 मिलियन तक है। अब 2 मिलियन युआन सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है कि सिस्टम ने जो मुझे क्रिटिकल हिट कार्ड दिया था वे सिर्फ 1 मिलियन तक ही काम करेगा और अगर मैं उससे ज्यादा का सामान खरीद लेता हूँ तो शायद वे कार्ड काम नहीं करेगा। अब मेन कैरेक्टर को इस तरीके से शान देखकर जियाबू कहती है कि सर क्या आपको ये लोकेशन पसंद नहीं आया? अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए दूसरी प्रॉपर्टी देख सकती हूँ। पर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इसकी बातें पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। ये अपना अलग ही मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं 8 लाख युआन का प्रॉपर्टी खरीदूं तो ये मेरे लिए लॉस रहेगा। अब ये सब सोचने के बाद मेन कैरेक्टर जियाबू से कहता है कि अगर तुम 1 मिलियन के ऊपर वाले प्रॉपर्टी में मुझे कुछ डिस्काउंट दोगी तो मैं अभी एक ही बार में ऐसे 5 प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। अब मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर जियाबू यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। ये बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, हम आपको डिस्काउंट जरूर देंगे, पर क्या आप श्योर है कि आप 5 प्रॉपर्टी खरीदेंगे? इसकी इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर 5 प्रॉपर्टी खरीदूंगा। अगर तुम हर एक प्रॉपर्टी का दाम 1 मिलियन युआन रखती हो तो मैं अभी कैश पेमेंट करके उन 5 प्रॉपर्टी को खरीद लूंगा। मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर यहाँ पर जियाबू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए बोलते कि क्या आप कैश पेमेंट करेंगे? मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं अभी तुरंत ही कैश पेमेंट करूंगा और इसके बाद में मेरे प्रॉपर्टी को रेंट में लगाने के लिए मैं तुम्हें ही हायर करना चाहता हूँ। अब मेन कैरेक्टर की इन बातों को सुनकर जियाबू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है कि सच में अगर मेरे हाथों से ये सारी प्रॉपर्टी बिक जाए और मैं ही इन्हें रेंट पर लगाऊं तो मुझे एक अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। अब हम गेट के बाहर उसी बंदे को देखते हैं जो कि शुरू में अकड़कर भाग गया था। ये गेट के बाहर से उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है और उनकी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये यहाँ पर अपने आप को गरियाते हुए बोलता है कि मन कर रहा है कि मैं अपने आप को थप्पड़ मार लूं। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वे बंदा एक ही बार में 5 प्रॉपर्टी खरीद रहा है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग जियाबू को देखते हैं जो कि प्रॉपर्टी मैनेजर को यहाँ पर बुला लेती है। ये मैनेजर आकर मेन कैरेक्टर को यहाँ पर कहता है कि आपका शुक्रिया इतनी सारे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ये यहाँ पर उन सभी प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट को आगे करते हुए कहता है कि सर आप यहाँ पर साइन कर लीजिए, इसके बाद वे सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। जैसा कि जियाबू ने मुझे कहा था इस प्रॉपर्टी का टोटल कॉस्ट हुआ है 5 मिलियन युआन। अगर आप चाहते इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ भी सकते हैं। पर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए कहता है कि नहीं मुझे जियाबू पर यकीन है और इसके बाद अगर फ्यूचर में मुझे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना होगा तो मैं जरूर दोबारा से जियाबू से कांटेक्ट करूंगा। हम मेन कैरेक्टर के साइड में जियाबू को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर को देखकर ब्लश करते हुए कहती है इस डील के लिए एजेंसी को 2% का कमीशन मिलने वाला है और क्योंकि इस डील को मैंने करा है तो इस डील की वजह से मुझे भी 40 to 50,000 युआन मिलेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट मेन कैरेक्टर के सिस्टम पैनल को देखते हैं जहाँ पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन आपने 1 मिलियन युआन खर्च किए हैं जिसकी वजह से आपको 35 गुना वापस मिलता है और आपने दोबारा से 1 मिलियन फिर से खर्च किए जिसकी वजह से आपको 50 टाइम वापस मिलता है। और आप लोग ये देख ही सकते हैं कि इसे कितने टाइम पैसे वापस मिल चुके हैं। अब सिस्टम की इस नोटिफिकेशन को देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। ये बोलता है कि क्या 35 टाइम 50 टाइम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे तो लगा था कि मुझे सिर्फ 10 गुना वापस मिलेगा। मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सोच रहा होता है कि तभी अचानक से मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन आप लेवल अप कर चुके हैं और इस लेवल अप के बाद आपको 0.81 पर सेकंड मिलेगा और अभी आपकी करंट लेवल 6 है। अब इस लेवल अप के नोटिफिकेशन को देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। ये अपने मन में कहता है कि क्या एक लेवल अप देख के ऐसा लगता है कि जियाबू मेरे लिए एक लकी चार्म है जिसकी वजह से आज मेरा इतना ज्यादा फायदा हो गया और मेरा लेवल अप भी हो गया। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर जियाबू को कहता है कि जियाबू क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकती हो? इस बात को सुनकर जियाबू कहते हैं कि हाँ जरूर सर, बताइए आपको क्या हुआ है। पर तभी हम अचानक मैनेजर को देखते हैं जो कि जियाबू को अपनी तरफ कर उसके कान में धीरे से कहता है कि जियाबू तुम्हें पता है कि आज तुमने इस बंदे के कारण एक अच्छे कमीशन को कमाया है, तो हो सके तो तुम आज ही से डिनर पे ले जाओ और अपने साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। अब मैनेजर की इस बात को सुनकर जियाबू यहाँ पर शर्माने लगती है जिसके बाद ये इमेजिन करने लगती है कि कैसे डिनर के बाद मेन कैरेक्टर इसे एक होटल में ले जाएगा जहाँ पर वे इसके साथ कांड करते हुए कहेगा कि जियाबू तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरी हो और आज से जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। अब इन सभी बातों को सुनकर जियाबू यहाँ पर और भी ज्यादा शर्माने लगती है। ये यहाँ पर शर्माते हुए कहते हैं कि नहीं इतनी जल्दी नहीं, पहले हम एक दूसरे को जान लेते हैं। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि जल्दी क्यों नहीं, बस तुम जल्दी से अपना बैंक का डिटेल दो। अब इस बात को सुनकर जियाबू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि क्या बैंक डिटेल? ये बोलते हैं कि आप मेरे बैंक डिटेल को लेकर क्या करेंगे? इसके इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि तुम आज के लिए मेरे एक लकी चार्म की तरह हो जिसने कि आज मेरा एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करा दिया है, इसीलिए मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर जियाबू को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या कहना चाहता है। तभी अपना बैंक डिटेल मेन
कैरेक्टर को दे देती है। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाबो के फोन में एक मैसेज आता है कि आपके बैंक में अभी 35,000 युआन रिसीव हुए हैं। अब इस मैसेज को देखकर जियाबो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। ये हैरान होते हुए मेन कैरेक्टर को देखती है जहाँ पर मेन कैरेक्टर एक शानदार सा पोज मार रहा होता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर पोज मारते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने अभी अभी 200 मिलियन युआन कमाया है, तो उसमें से अगर मैं 35,000 युआन देकर इसका ट्रस्ट जीत सकता हूँ तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तभी दूसरी तरफ हम जियाबो को देखते हैं जहाँ पर उसकी फैबिलिटी 85 हो जाती है। जियाबो की इस फैबिलिटी को देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा निराश हो जाता है। ये यहाँ पर निराश होते हुए बोलता है कि सच में मुझे ये उम्मीद नहीं था कि सिर्फ 35,000 में ही तुम्हारी फैबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। भग मैं ये क्यों भूल गया था कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है जिससे कि हम कुछ भी खरीद सकते हैं। मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सोच रहा होता है कि हम साइड में जियाबो को देखते हैं जो कि शर्माते हुए मेन कैरेक्टर को देख रही होती है। ये यहाँ पर शर्माते हुए कहती कि सच में मैंने अभी ध्यान दिया है कि ये कितने ज्यादा हैंडसम है। सच में अगर आज रात को वे मेरे साथ वे सब कांड करना चाहेंगे तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब सोच रही होती है कि तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते जो कि दरवाजे के पास पहुंच जाता है। ये यहाँ से जाते हुए कहता है तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर ये होश में आती है, जिसके बाद ये मेन कैरेक्टर को रोकने के लिए दौड़ते हुए बाहर जाने लगती है, पर इसके यहाँ पर आने से पहले ही मेन कैरेक्टर यहाँ से चला जाता है। मेन कैरेक्टर को यहाँ से ऐसे ही जाता देखकर ये अपने मन में कहती है कि क्या वे यहाँ से ऐसे ही चले गए। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मेन कैरेक्टर को देखते जो कि अपने घर पे आ जाता है। ये अपने घर के अंदर घुसते हुए कहता है कि मैं घर आ गया। इसकी माँ इसको देखते हुए कहती है कि तुम एकदम सही वक्त पर घर आए हो, मैंने अभी अभी तरबूज को काटा है इसीलिए तुम भी खा लो। इस पर मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है। तभी हम मेन कैरेक्टर के डैड को देखते जो कि मेन कैरेक्टर को कहते हैं कि क्या तुम बाहर घूमने के लिए गए थे, और वैसे तुमने कहा था कि तुम ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए जाना चाहते हो, तो क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम ट्रिप के लिए किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। अपने डैड की इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं संघाई यूनिवर्सिटी में जाने के बारे में सोच रहा हूँ। मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर इसके डैड कहते हैं तो ठीक है, तुम चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहो हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, और तुम पैसों की चिंता मत करना, तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत होगी वे तुम्हारी मॉम तुम्हें ट्रांसफर कर देगी। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर की मॉम कहती है आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप ऐसे ही पैसे खर्च करते रहोगे तो आपका बेटा बिगड़ जाएगा, फिर ये अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएगा, जिसके बाद हमें इसके लिए एक वाइफ ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। अब अपने मॉम डैड की इस बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो रहा होता है। ये कहता है कि अब बस भी कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए। इसके बाद ये अपने मन में कहता है कि मैं पिछली लाइफ की तरह बुद्धू नहीं रहा, मैं इस बार इस लाइफ में आप सभी को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर शंघाई सिटी जाने के लिए प्लेन पे चढ़ गया होता है। ये यहाँ पर अपने सीट को ढूंढते हुए कहता है कि भग मुझे पहले इन टिकट को बुक कर लेना चाहिए था तो शायद मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सोच रहा होता है कि तभी अचानक से एक लड़की से टकरा जाता है। तभी मेन कैरेक्टर यहाँ पर माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं था। पर जैसे ही ये लड़की पीछे मुड़ती है, इस लड़की को देखते ही मेन कैरेक्टर यहाँ पर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये तो जुईयान है। अब ये लड़की भी मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि ओ तुम तो लुई हाई हो ना। मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ वैसे बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए, वैसे ये सामने वाला सीट मेरा है और तुम कहाँ पर बैठी हो। जुईयान कहती है कि क्या कोइंसिडेंट है, मेरा तुम्हारी बगल वाला सीट है। अब इसके बाद ये जाकर अपने सीट पर बैठ जाती है। अब मेन कैरेक्टर जैसे ही अपने सीट पर बैठने वाला होता है कि तभी अचानक से बीच में एक बंदा आ जाता है जो कि मेन कैरेक्टर को धक्का देते हुए कहता है कि हाय मेरा नाम जुई हाई है और मेरा भी सीट यहीं पर है, ठीक तुम्हारी बगल वाला। देख के ऐसा लगता है कि रास्ते में हम दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। पर तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जुईयान को अपने सीट पर बैठने के लिए कहता है और खुद जाकर इसकी सीट पर बैठ जाता है। अब मेन कैरेक्टर की इस हरकत को देखकर इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ये बंदा मेन कैरेक्टर को गुस्से में कहता है कि हे आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि ये सीट उस ब्यूटीफुल लेडी का है, तो तुम आखिरकार उसे अपनी सीट पर क्यों भेज रहे हो। अब इसकी बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि हम दोनों दोस्त थे और एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इससे कुछ प्रॉब्लम होगी। अब इस बात को सुनकर ये बंदा अपनी सीट पर बैठते हुए मेन कैरेक्टर को इग्नोर करते हुए कहता है कि वैसे ब्यूटीफुल लेडी आखिरकार तुम शंघाई सिटी में क्या करने के लिए जा रही हो। पर जुईयान इसकी बातों का जवाब यहाँ पर नहीं देती, जिसके बाद ये मेन कैरेक्टर से पूछती है कि वैसे तुम शंघाई सिटी में क्या करने के लिए जा रहे हो। जिस पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि वे मैं घर पर बोर हो रहा था इसीलिए मैंने सोचा कि मैं शंघाई सिटी में घूम के आ जाऊं। ये दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ये बंदा जुई हाई फिर से बीच में बोलता है मुझे ये बात बताना तो नहीं चाहिए पर मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं भी एक ट्रिप के लिए ही शंघाई सिटी जा रहा हूँ। और ये बंदा आगे बोलता है कि वैसे मैं बता दूं कि शंघाई सिटी में बहुत सारे टूरिस्ट ट्रैप हैं, तुम्हें ये बात नहीं पता है पर मैं उस सिटी में बहुत बार जा चुका हूँ और मैं ये बात बता दूं कि वहाँ के होटल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वे
टूरिस्ट को पूरी तरीके से लूट लेते हैं। पर मैं ये बात बताऊं कि मैं जिस होटल में रह रहा हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा शानदार होटल है, यहाँ तक कि वे लोग मुझे पिकअप करने के लिए एक कार भेजने वाले हैं। अगर तुम दोनों कहो तो मैं तुम्हें उस पर एक राइड दे सकता हूँ। पर हम जुयान को देखते हैं जो कि इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही होती है। तभी अचानक से बीच में मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने भी जिस होटल को बुक किया है उसमें भी एक पिकअप सर्विस है, वे होटल भी मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले हैं। और बात रही जुयान की तो मैं इसको इसके होटल तक छोड़ दूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर ये बंदा बोलता है कि क्या सच में, वैसे तुमने कौन सा होटल बुक किया है? अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर बोलता है कि यांगियन होटल। अब यांगियन होटल का नाम सुनकर ये बंदा पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या यांगियन होटल, तुम उसी लग्जरी होटल के बारे में बात कर रहे हो जो कि इस सिटी के मोस्ट एक्सपेंसिव होटल में से एक है? पर इसके बाद भी मैं भी उस होटल में एक बार रह चुका हूँ और जहाँ तक मुझे याद है कि उस होटल में कोई भी पिकअप सर्विस नहीं है। ये बंदा यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं ना कह रहे? अब इस बंदे की इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, क्योंकि मैंने एक विला को बुक किया है। तभी हम जुयान को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर खुश होते हुए बोलती कि क्या तुमने एक विला को बुक किया है? ये यहाँ पर कहती है कि वहाँ पर सिर्फ एक रात के लिए रहने के लिए 80,000 युआन देने पड़ते हैं। सच में मुझे ये बात नहीं पता था कि तुम भी एक रिच फैमिली से हो। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अब ऐसा भी मत कहो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम खुद एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती। अब इसके बाद जावेद अपने पास्ट के बारे में याद करते हुए कहता है कि जुयान हमारे स्कूल की सिर्फ एक ब्यूटी नहीं थी, वे हमारे सिटी के बड़े फैमिलीज के एक में से आते थी। वे हमेशा स्कूल एक लग्जरियस कार से आती थी और यहाँ तक कि हमारे स्कूल के हर एक बंदे उसे पसंद करते थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वे उसके पास जाकर उसे बात करे। मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में जुयान पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उस वक्त मेरा पूरा फोकस मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पर था। पर मुझे ये बात याद है कि जब मैं सेकेंड ईयर में था तब जुयान की फैमिली को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था और उसके बाद से ही जुयान स्कूल पैदल चलकर आने लगी थी। अब इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जुयान उदास होते हुए बोलते हैं कि अब मैं अमीर नहीं रही। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि भग शायद मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए था, मुझे जल्दी से ही टॉपिक को चेंज करना चाहिए। मेन कैरेक्टर यहाँ पर टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि तुम्हें हमारी स्कूल लाइफ के बारे में याद है? जिसके बाद ये दोनों अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। अब कुछ देर तक बात करने के बाद हम जुयान को देखते हैं जो कि यहाँ पर हंसने लगती है। अब जुयान को हंसता देखकर मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो ये हंस रही है। मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो जुयान का भी एक बार देखते हैं कि आखिर इसका मेरे ऊपर फेबिलिटी कितना है। अब इसके बाद ये अपने फ्रेंडली स्कैनर से जुयान को स्कैन करने लगता है, जहाँ पर स्कैन करते ही जुयान की प्रोफाइल खुलकर आ जाती है कि नेम जुयान, की एज 18, हाइट 172 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 96, फिगर 96, पास्ट पार्टनर 0 और लास्ट में आपके ऊपर इसकी फेबिलिटी 75 है। अब जुयान की इतनी हाई फेबिलिटी को देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या 75, आखिर इसकी फेबिलिटी मेरे ऊपर इतनी ज्यादा हाई कैसे हो सकती है? मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये हो सकता है कि जुयान मुझे हाई स्कूल से ही सीक्रेटली पसंद करती है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर और जुयान शंघाई यूनिवर्सिटी के एयरपोर्ट पर उतर गए होते हैं। अब ये दोनों जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आते हैं, हम बाहर में एक लेडी को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर के नेम प्लेट को लेकर खड़ी होती है। ये मेन कैरेक्टर को देखते ही कहती है कि हेलो, आपका शंघाई सिटी में स्वागत है, मेरा नाम निया है और आपकी विला को बुक करने के कारण मैं आपकी प्राइवेट बटलर हूँ। अब मेन कैरेक्टर प्राइवेट बटलर की बात सुनकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये अपने मन में कहता है कि यांगियन होटल से जैसा कि मुझे उम्मीद था। तभी मेन कैरेक्टर अपनी साइड में जुयान से पूछता है कि वैसे तुम कहाँ पर रहने वाली हो? इस पर जुयान कहती है कि मैं अपने फ्रेंड के घर पर रहने वाली हूँ जो कि यांगियन होटल से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं खुद यहाँ से टैक्सी लेके चली जाऊंगी। पर तभी हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जुयान के सूटकेस को उठाते हुए कहता है कि नहीं, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? हम दोनों पुराने क्लासमेट है, इसीलिए तुम्हें ऐसा बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये निया से पूछता है कि वैसे क्या तुम मेरी दोस्त को लिफ्ट दे सकती हो? निया इस पे कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। ये सब अपने काम को कर ही रहे होते कि तभी हम पीछे उसी बंदे को देखते हैं जो कि जुयान और मेन कैरेक्टर को प्लेन में परेशान कर रहा था। ये उन लोगों को पीछे से छुप कर देखते हुए कहता है कि क्या वे बंदा सच बोल रहा था? नहीं, मुझे यकीन है कि वे बंदा झूठ बोल रहा था और वे जरूर इस लड़की को फंसा रहा है। मुझे यकीन है कि ये बंदा जरूर इसे कहीं और पर ले जाकर इसके साथ कुछ गलत काम करेगा। ये बंदा कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी कर कर उस लड़की को बचाना होगा और हो सकता है कि जब मैं उसे उस बंदे से बचाऊं तो वे मेरे प्यार में गिर जाए। अब इसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर ने जुयान को उसके दोस्त के घर के पास ड्रॉप कर दिया होता है। जुयान कार से बाहर आते हुए कहते हैं कि सच में आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। तभी ये अपने फोन को बाहर निकालते हुए मेन कैरेक्टर से कहती है कि अगर तुम बुरा ना
मानो तो चलो हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड करते हैं, और अगर तुम्हारे पास समय होगा तो मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगी। तभी मेन कैरेक्टर अपने फोन को बाहर निकालते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और याद रखना कि ट्रीट के बारे में तुमने कहा है तो इसके बारे में भूल मत जाना। इस पर जुयान कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं भूलूंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर यहाँ से चला जाता है, और जहाँ पर जुयान अपने फ्रेंड के घर की ओर जा रही होती है। पर तभी हम यहाँ पर उस बंदे को भी देखते हैं जो कि कार में बैठकर मेन कैरेक्टर और जुयान को देख रहा था। वे अपने सामने जुयान को सही सलामत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, वे बंदा आखिरकार इस जैसी ब्यूटीफुल लड़की को ऐसे ही कैसे जाने दे सकता है। नहीं, ये क्या हो गया, मेरा हीरो बनने का प्लान तो फेल हो गया। अब इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम रात में एक विला को देखते हैं। मेन कैरेक्टर यहाँ पर विला के नजारे को देखते हुए कहता है कि सच में यहाँ का नजारा तो अमेजिंग है, जैसा कि मुझे यांग यांग होटल से उम्मीद था। मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी हम निया को देखते हैं, जो कि अचानक से आकर पीछे से मेन कैरेक्टर के शर्ट के बटन को खोलने लगती है। ये यहाँ पर मेन कैरेक्टर के कपड़ों को खोलते हुए कहती है कि चलिए आपका बात रेडी हो चुका है। अब अपने बटलर की इस हरकत को देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, अब ये मत कहना कि ये भी तुम्हारी सर्विस का एक पार्ट है। इस बात को सुनकर नारी मेन कैरेक्टर के कपड़े को उतारते हुए कहती है कि हाँ जरूर, आपको नहाने में मदद करना ये भी मेरी एक सर्विस की पार्ट है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक पुल में नहा रहा होता है। हम यहाँ पर पानी के बाहर मेन कैरेक्टर के बटलर को भी देखते हैं। ये यहाँ पर अपने हाथ में एक ग्लव्स को पहनते हुए कहती है कि चलिए मैं आपको क्लीन कर देती हूँ। अब इसके बाद ही हम देखते हैं कि ये मेन कैरेक्टर को क्लीन कर रही होती है। ये यहाँ पर अपने हाथों से मेन कैरेक्टर की पूरे बॉडी को क्लीन कर रही होती है। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि सच में जिस तरीके से मुझे क्लीन कर रही है, मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अजीब फील हो रहा है। अगर ये मेरे साथ ऐसा ही करती रही तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये कहता है कि नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूँ, मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना ही होगा। पर इसके बाद भी ये अपने बटलर को अलग अलग पोजीशन में सोचने लगता है। अब ये सब सोचते हुए हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जहाँ पर इसके गाल लाल हो जाते हैं। तभी मेन कैरेक्टर की बटलर बोलती है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम्हारी बॉडी अचानक से मुझे गर्म फील हो रही है। तभी इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर होश में आता है और ये अपने मन में कहता है कि भग, मैं ये क्या सोच रहा था, अच्छा हुआ कि इसने मुझे होश में ला दिया, वरना मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता। मेन कैरेक्टर ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से ये कहती है कि आज रात को हमारे होटल में एक पार्टी होने वाला है, आप एक VIP होने के कारण आप भी उस पार्टी को अटेंड कर सकते हैं। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या पार्टी, आखिर किस तरीके की पार्टी। इस पर नारी कहती है कि हमारे होटल के एक प्लेटिनम गेस्ट ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और इस पार्टी में मेनली कुछ ज्वेलरीज को लेकर ऑक्शन होने वाला है। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जरूर जाऊंगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर नारी मेन कैरेक्टर को लेकर यहाँ पर आ गई होती है। तभी ये यहाँ पर मेन कैरेक्टर को छोड़कर जाते हुए कहती है तो ठीक है, आप इस पार्टी को एंजॉय कीजिए, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो आप मुझे बुला सकते हैं। अब इसके यहाँ से जाने के बाद मेन कैरेक्टर आसपास देखते हुए कहता है कि वो तो ऑक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मैं भी जाकर देखता हूँ कि आखिर यहाँ पर कैसी ज्वेलरीज का ऑक्शन हो रहा है। अब इसके बाद मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर ऑक्शन हो रहा था। यहाँ पर ये एंकर चिल्लाते हुए कहता है तो अगला यहाँ पर जिस चीज का ऑक्शन होने वाला है वे है ये गोल्डन वॉच। ये एंकर कहता है कि इस वॉच को बनाने के लिए पूरे 10 साल लगे हैं। ये वॉच पूरी तरीके से 24 कैरेट गोल्ड से बना है और इसमें बहुत सारे डायमंड्स का भी यूज हुआ है। ये वॉच एक लिमिटेड एडिशन है क्योंकि ये पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही है। तो चलिए अब बैट को शुरू करते हैं। बिडिंग स्टार्ट होती है 50 मिलियन से। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इस वॉच को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ये यहाँ पर एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि क्या इस वॉच की कीमत अभी से ही 50 मिलियन है। ये कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है कि इस वॉच की कीमत सिर्फ 3 साल में ही 80 मिलियन हो जाएगी। अब मेन कैरेक्टर ये सब सोचने के बाद ही इस वॉच पर 50.1 मिलियन का बीट कर देता है। ये तभी पीछे से दूसरा बंदा कहता है कि मैं इस वॉच पर 60 मिलियन का बीट करता हूँ। अब इस बंदे को देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर 65 मिलियन का बीट लगा देता है। अब मेन कैरेक्टर को यहाँ पर 65 मिलियन का बीट लगाता देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये सभी यहाँ पर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है जो कि एक सिर्फ वॉच के लिए ही 65 मिलियन देने के लिए तैयार है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर के 65 मिलियन के बीट के बाद यहाँ पर कोई भी आगे बीट नहीं लगाता है। अब ये देखकर ये एंकर यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है कि अगर आप में से किसी को और भी बीट बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद ये अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है पर कोई भी बीट नहीं बढ़ाता और मेन कैरेक्टर को ये वॉच मिल जाता है। तभी हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर के पास 2 रिच बंदे आ जाते हैं। इनमें से ये पीले बाल वाला बंदा बोलता है कि हेलो, मेरा नाम फैंग है और मैं ही वे था जो कि इस वॉच के लिए तुमसे कम्पीट कर
कर रहा था। वैसे देख के ऐसा लगता है कि आपको लग्जरियस वॉच में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। इस पर मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लग्जरियस वॉच में उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ तक कि मैंने ऐसी वॉच को पहली बार खरीदा है। मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता था, इसीलिए मैंने बस खरीद लिया। अब मेन कैरेक्टर की इन बातों को सुनकर फैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये यहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो। फैंग कहता है कि वैसे मैंने आज से पहले आपको यहाँ पर नहीं देखा है, क्या आप ऐसी जगहों पर बहुत ही कम आते हो? इस पर मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं संघाई सिटी में कल ही आया हूँ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए, तो ये तो नॉर्मल बात है कि इससे पहले तुमने मुझे नहीं देखा होगा। अब मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर फैंग यहाँ पर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये यहाँ पर शॉक्ड होते हुए बोलता है कि क्या तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो? इसका मतलब है कि अभी तुम्हारा उम्र भी ज्यादा नहीं होगा। सच में ये तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। सच में तुम तो कमाल के हो, क्योंकि सच में मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे कोई काम को करूं। तभी ये मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि वैसे जो भी हो, अगर हमें फ्यूचर में टाइम मिलता है तो हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ जरूर। अब इसके बाद ही ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब इन दोनों के यहाँ से जाते ही अचानक से मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप लेवल अप कर चुके हैं। अब से आपको हर एक सेकंड में 1 युआन मिलेगा जब तक कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब इस चीज को देखकर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि लेवल अप करने के बाद अब मेरा मंथली इनकम 2.95 मिलियन युआन हो चुका है और ईयरली मेरा 30 मिलियन युआन हो चुका है। वैसे आम लोगों के लिए ये काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है, पर जो मेरा फ्यूचर का प्लान है उसके हिसाब से ये सिर्फ एक धूल के बराबर है। मेन कैरेक्टर ये सब सोचकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से इसका नजर साइड पर जाता है, जहाँ पर ये कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जियाओ जियाओ? हम जियाओ जियाओ को देखते हैं, जो भी मेन कैरेक्टर को देख लेती है। ये मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि अरे तुम तो वही बंदे हो ना जिसके साथ मैंने कांड किया था। इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैं वही बंदा हूँ जिसके साथ एक ब्यूटीफुल लेडी ने कांड किया और अंत में पैसे देकर चली गई। इस बात को सुनकर जियाओ जियाओ मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, तुम चालाक इंसान, मुझे लगा था कि मैंने एक 18 साल के गरीब लड़के को अपना वर्जिनिटी दिया है, पर सच में मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। अब जियाओ जियाओ की इन बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर अचानक से जियाओ जियाओ की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि हाँ मैं अभी भी एक गरीब स्टूडेंट हूँ जिसे कि तुम्हारी केयर की जरूरत है। मेन कैरेक्टर कहता है कि ये कैसा रहेगा कि इस पार्टी के खत्म हो जाने के बाद मैं एक विला को बुक करूँ और जहाँ पर हम दोनों फिर से मिलकर एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनकर जियाओ जियाओ कहती है कि हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी मैं बहुत ही दिनों से ड्रिंक करना चाहती थी, और हाँ इस बार तुम तैयार रहना, मैं हल्के में नहीं जाऊंगी, इस बार तुम्हें पहले से भी और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। ये दोनों चिपक के ऐसे बात कर ही रहे होते कि तभी पीछे एक बंदा आ जाता है जो कि जियाओ जियाओ का पियोंसी है। ये बंदा यहाँ पर आते ही कहता है कि जियाओ जियाओ आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है, तो आखिर तुम किसी और बंदे से ऐसे कैसे चिपक सकती हो? तभी ये बंदा जाकर जियाओ जियाओ को मेन कैरेक्टर से खींच के अलग कर देता है। अब इससे जियाओ जियाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। ये यहाँ पर गुस्सा होते हुए इस बंदे से कहते हैं कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि आखिरकार मैं कहाँ जाती हूँ और किस बंदे से चिपकती हूँ। पर ये बंदा जियाओ जियाओ को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि तुम इस बात को मत भूलना कि हम दोनों ऑलरेडी इंगेज्ड हैं और बहुत ही जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है, तो इसीलिए मेरा तुम पर पूरा हक है और तुम ऐसे ही किसी भी बंदे के साथ नहीं घूम सकती। इस बात को सुनकर जियाओ जियाओ कहती है कि क्या ऑलरेडी इंगेज्ड है? आखिर तुम जैसा बंदा ऐसी बातें कर भी कैसे सकता है? तुम्हें जब पता ही था कि हम ऑलरेडी इंगेज्ड है तो तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ रातें कैसे गुजारी? तुम्हें आखिरकार क्या लगता है कि मैं उसके बाद तुमसे शादी करूंगी? तभी इन बातों को सुनने के बाद ये बंदा कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने क्या किया है, क्योंकि हमारी फैमिली ऑलरेडी ही मान चुकी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अब इसके इस बात को सुनकर जियाओ जियाओ यहाँ पर कहती है कि सच में तुम कितने ज्यादा घिनौने बंदे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम सिर्फ मुझे शील्ड की तरह यूज करना चाहते हो जिससे कि तुम मैन और वुमेन के साथ कांड कर सको। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मेन कैरेक्टर के सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको अभी 2 चॉइसेस दिए जाते हैं। पहला कि आप जियाओ जियाओ को इस हालत में छोड़कर चुपचाप यहाँ से चले जाइए, इसके बदला आपको 250 युआन मिलेंगे, और दूसरा ऑप्शन कि आप जियाओ जियाओ की मदद कीजिए और जाकर उस बंदे के गाल पर एक स्लैप मारिए, इससे आपके फिजिकल एट्रीब्यूट को 3x से बढ़ा दिया जाएगा और साथ ही आपको एक बैड लक कार्ड भी मिलेगा। अब सिस्टम के इन रिवॉर्ड को देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सच में सिस्टम ने तो मेरे मन की बात कह दी और ऊपर से तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा शानदार रिवॉर्ड भी दे रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है कि वैसे रिवॉर्ड तो काफी ज्यादा अच्छा है, पर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि तुम मेरे स्ट्रेंथ को 3x तक बढ़ा रहे हो, तो क्या इससे मेरा मेन पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? सिस्टम कहता है कि हाँ, आपके बहुत सारी चीजें बढ़ जाएंगी, आपकी स्पीड, हियरिंग, रिकवरी एबिलिटी और सारी फिजिकल एट्रीब्यूट बढ़ जाएंगे। अब इन चीजों को देखकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड
हो जाता है, जिसके बाद ये सीधा जाकर उस बंदे को एक जोरदार थापड़ मारता है। अब मेन कैरेक्टर के इस एक्शन को देखकर हम पीछे खड़े जियाओ को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है। इसकी मेन कैरेक्टर के ऊपर फेबिलिटी 10 से बढ़ जाती है और बढ़कर 70 हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और इस बंदे को उठाते हुए कहते हैं कि सर आप शांत हो जाइए, ज्यादा कुछ सीरियस नहीं हुआ है, तो इसीलिए आप बात कर इसे सॉल्व कर लीजिए। अब इस बात को सुनकर ये बंदा गुस्से में कहता है कि क्या ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, आखिरकार तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो, उस बंदे ने मुझे थापड़ मारा है, मैं कहता हूँ कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ। अब इस बंदे की इस बात को सुनकर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर घबरा जाता है। इसी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब ये क्या करे। ये अपने मन में सोच रहा होता है कि आज इस पार्टी में जितने भी लोग आए हैं वे सभी के सभी बहुत ही ज्यादा अमीर हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर किसी को भी ऑफेंड नहीं कर सकता। तभी हम जियाओ को देखते हैं, जो कि मेन कैरेक्टर से चिपकते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ पर पुलिस आती है तो मैं उनसे कह दूंगी कि उस बंदे ने मुझे हैरेस किया था, जिसकी वजह से तुमने उसे मारा। अब इस बात को सुनकर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने ये बात कभी नहीं सोचा था कि जियाओ मुझे प्रोटेक्ट करेगी। तभी दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं, जो कि कहता है कि आखिरकार तुम लोग पुलिस को क्यों नहीं बुला रहे हो, ये होटल इतना ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन सीसीटीवी कैमरा के वीडियो को एज एविडेंस यूज करूंगा और जिसने भी मुझे मारा है उसे सजा दिला कर रहूंगा। ये सब कह ही रहा होता है कि तभी हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं, जो कि एक आदमी को चाकू मारते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया है और वे यहाँ पर किसी और बंदे के साथ कांड करने के लिए आई है, और जब मैं वे चेक करने के लिए आ रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर आने नहीं दे रहे थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बंदा कहता है कि मैं तुम सभी को जाने दूंगा, पर मेरी वाइफ और उस कमीने को लेकर आओ, वरना तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। हम देखते हैं कि ये सब कहते हुए जियाओ की फियांसी के बगल में आ जाता है, जहाँ पर ये बंदा इस किलर को देखते ही गिर जाता है और कांपने लगता है। ये यहाँ पर कांपते हुए कहता है कि नहीं तुम इधर मत आओ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। पर तभी हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर के सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है कि अभी एक अनएक्सपेक्टेड स्पेशल इवेंट को डिटेक्ट किया गया है। होस्ट आपको फिर से 2 चॉइसेस दिए जा रहे हैं कि पहला ऑप्शन आप जियाओ के साथ यहाँ से भाग जाइए, जिसके बदले आपको 300 युआन मिल जाएंगे, और दूसरा ऑप्शन कि आप इस क्रिमिनल को मारिए, जिससे कि आपकी अपीयरेंस 5 से बढ़ जाएगी और साथ ही आपको संतरा मसाज स्किल मिलेगा। अब इस मिशन को देखकर मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि क्राइम को रोकना है, इसका मतलब है कि इस बंदे को मुझे किसी को चोट पहुंचाने से रोकना है। मेन कैरेक्टर कहता है कि पर उससे पहले सिस्टम ने मुझे इससे पहले जो रिवॉर्ड दिया था मैं उसे यूज कर लेता हूँ। मेन कैरेक्टर इससे पहले दिए गए रिवॉर्ड को क्लेम कर लेता है, जहाँ इसे क्लेम करते हैं इसके सारे एट्रीब्यूट 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है कि सच में मैं तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फील कर रहा हूँ, सिस्टम ने मुझे जैसा कहा था कि मेरे एट्रीब्यूट 3 गुना तक बढ़ चुके हैं, मुझे अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। अब मेन कैरेक्टर इतना कहते ही तुरंत ही उस क्रिमिनल के पास जाकर उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है। हम देखते हैं कि ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल रहता है कि वे बंदा जाकर सीधा दीवार से टकराता है। हम जियाओ को देखते हैं, जो कि ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए अपने मन में कहती है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेन कैरेक्टर ना ही सिर्फ अमीर है बल्कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है। आखिरकार कोई इंसान इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है।